नमस्कार, वेलकम टू ज्ञान दर्शन। आज हम इस सेशन में बात करेंगे सेविंग और इन्वेस्टिंग की। मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है और आज के इस कार्यक्रम में हम सेविंग और इन्वेस्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले एक बार जानते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टिंग बेसिकली क्या है और हमें कब सेविंग करनी है, कब हमें इन्वेस्टिंग करनी है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और कुछ टिप्स रिगार्डिंग सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। सबसे पहले एक बेसिक डिफरेंस पढ़ते हैं, समझते हैं सेविंग और इन्वेस्टिंग के बीच में। सेविंग हम तब बोलते हैं जब हम किसी ऐसे ऑप्शन में पैसा डालते हैं जो हमें एक इन्फ्लेशन रेट से कम या इन्फ्लेशन रेट जितना रिटर्न देता है। इन्फ्लेशन रेट का मतलब है महंगाई दर। तो अगर हमें महंगाई, जैसे कि महंगाई दर अगर 5% है या 6% है, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन जो मुझे 5% या उससे कम इंटरेस्ट रेट देगा उसको मैं सेविंग कहूँगा। जबकि इन्वेस्टमेंट मुझे इन्फ्लेशन रेट से कंपैरेटिवली कई ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं। तो सेविंग और इन्वेस्टिंग के बीच में ये एक बेसिक डिफरेंस है। आइए कुछ और छोटी बातें डिफरेंस की इनके बीच में जानते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो सेविंग है उसका पर्पस है, उसका इंटेंशन होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म से मेरा अभिप्राय है कि जैसे आपने अपने कोई एसेट परचेज करना है, या आपने कोई फ्यूचर कंटिंजेंसी को मीट करना है, या आपने ट्रैवल के लिए कोई आपने शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए आपने कुछ अपने पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो शॉर्ट टर्म फंड्स की जब भी रिक्वायरमेंट होती है तब हम सेविंग करते हैं। इन्वेस्टिंग की अगर हम चर्चा करें तो ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किया जाता है। लॉन्ग टर्म का मतलब है बेसिकली एक पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, या रिटायरमेंट को प्लान करने के लिए, या हाउस परचेज करने के लिए। तो बेसिकली ये लॉन्ग टर्म रहता है। सेविंग की अगर हम बात करें तो सेविंग के अंदर जो मैंने आपको जैसे बताया कि सर ये तो इन्फ्लेशन रेट से, या तो मुझे इन्फ्लेशन रेट जितना ही रिटर्न देता है या इन्फ्लेशन रेट से कम मुझे रिटर्न देता है, तो मुझे इन्फ्लेशन से इतनी प्रोटेक्शन नहीं मिलती सेविंग्स में। इन्वेस्टमेंट क्योंकि लॉन्ग टर्म होती हैं और इनके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है, ये हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती हैं, तो इन्फ्लेशन से हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है इन्वेस्टमेंट के केस में। और अगर हम चर्चा करें रिटर्न्स की, तो सेविंग के अंदर रिटर्न्स कंपैरेटिवली कम होती हैं, क्योंकि सेविंग रिस्क भी कम होता है, इसीलिए यहाँ पर रिटर्न्स भी कम होती हैं। इन्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिंग के अंदर आपकी रिटर्न्स कंपैरेटिवली बहुत हाई होती हैं, और इसमें जैसे मैंने बताया हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स, तो जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न्स भी इसमें मिलेगा। फिर कैश की एक्सेसिबिलिटी की बात करें, लिक्विडिटी की, तो सेविंग्स बेसिकली हम ऐसे ऑप्शंस को चूज करते हैं जो या तो ऑलरेडी लिक्विड होती हैं, लिक्विड का मतलब है कैश में होती हैं, या इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होती हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो उसको कैश में कन्वर्ट करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और इसके अंदर कुछ लॉक इन पीरियड भी होता है। और अगर हम सेविंग को कैश में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे बेनिफिट बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं, बेनिफिट्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट की चर्चा करें, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर हम उसको कैश में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं बिफोर मैच्योरिटी, तो हमें उसके अंदर लॉस ऑफ बेनिफिट जरूर होता है, कुछ बेनिफिट हमें कम जरूर मिलता है। रिस्क की चर्चा जैसे मैं पहले ही कर चुका हूं कि सेविंग के अंदर क्योंकि आपके जो रिटर्न्स हैं वो कम होते हैं, इसलिए रिस्क भी कम होता है। रिस्क और रिटर्न्स का डायरेक्ट रिलेशन है, तो जैसे रिटर्न्स कम होंगे वैसे आपके रिस्क भी कम हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट के अंदर आपके रिटर्न्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा रिस्क भी है। डिफ़िकल्टी की अगर हम बात करें तो सेविंग के अंदर एज सच कोई खास डिफ़िकल्टी नहीं होती, क्योंकि सेविंग हमने या तो हमने कैश में पैसा डाला है, या हमने बैंक में पैसा डाला है, या हमने गोल्ड या कोई एफडी या कोई आरडी, तो हम जब ऐसी सिक्योरिटीज़ में या ऐसी ऑप्शंस में हम इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, तो इसके अंदर कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होता कंपैरेटिवली जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करें।
इन्वेस्टमेंट के लिए या तो मुझे एजुकेट करना पड़ेगा खुद को उसके लिए, या मुझे किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी पड़ेगी, एक्सपर्ट की राय लेनी पड़ेगी। तो दोनों ही केसेस के अंदर डिफिकल्टी लेवल जो है इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा होता है। और लास्ट पॉइंट अगर हम चर्चा करें तो वो है एक्सपेंसिव, कि सेविंग जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि अगर मुझे कैश रखना है उसमें कोई एक्सपेंस नहीं, कोई कॉस्ट नहीं कैश रखने की। बैंक में पैसा रखने के लिए भी कोई कॉस्ट नहीं है। ऐसे ही एफडी, गोल्ड, आरडी, इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग की कॉस्ट होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी पड़ती है, किसी एक्सपर्ट से राय लेनी पड़ती है, तो इसलिए एक्सपर्ट फीस चार्ज करता है, तो अकॉर्डिंगली उसका जो है एक्सपेंस आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें कि सर सेविंग इंपॉर्टेंट है या इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया सेविंग लॉन्ग टर्म के लिए, सेविंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और इंसान की दोनों ही तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स भी हैं, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स भी हैं। तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को कैटर करने के लिए हम सेविंग्स करते हैं, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को कैटर करने के लिए हम इन्वेस्टिंग करते हैं। दोनों के ही कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एक बार आइए ज़रा इन दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी जानते हैं। सेविंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम सेविंग के एडवांटेजेस ले रहे हैं। सेविंग की अगर हम चर्चा करें तो सेविंग के अंदर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। लिक्विडिटी का मतलब है कि वो इजीली कन्वर्टेबल होता है कैश के अंदर, मैं उसको जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि इसके अंदर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है, क्योंकि हम पहले से ही अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करके अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए हम अपनी सेविंग्स कर सकते हैं। तो एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है इस सेंस में कि जब हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें किसी को देखना नहीं पड़ता, हमें फंड्स अरेंज नहीं करने पड़ते, पहले से ही हमने उसके लिए अपना अरेंजमेंट करके रखा है। इन्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये हमारे फ्यूचर को सिक्योर करता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देता है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, हम एक पैसिव इनकम अगर जनरेट करना चाहते हैं, अगर हम अपनी रिटायरमेंट को प्लान करना चाहते हैं, तो वो सेविंग से हम नहीं कर सकते। उसके लिए हमें इन्वेस्टिंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देता है। दूसरा फायदा इन्वेस्टिंग का ये है कि ये हमें इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन देता है, महंगाई दर से हमें प्रोटेक्शन देता है, जो सेविंग बिल्कुल भी नहीं देता, या देता भी है तो बहुत कम देता है। तो कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो हमें उसके अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर ज़्यादा इन्फ्लेशन से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो इन्फ्लेशन से हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। अच्छा, अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। सेविंग के अंदर जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म भी होता है, रिस्क फ्री भी होता है, इसीलिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होता है। दूसरी इसकी जो सबसे जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि हमें इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन नहीं मिलता। मैंने आपको बताया इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से ये हमेशा महंगाई दर से कम होता है, या महंगाई दर जितना ही होता है तो हमें इन्फ्लेशन से कोई खास प्रोटेक्शन नहीं मिलता। और सेविंग हमें लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के लिए हमें इन्वेस्टिंग ही करना पड़ेगा। ऐसे ही इन्वेस्टिंग की भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इन्वेस्टिंग की ये है कि ये रिस्की है। दीज इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, एंड अगर मार्केट कोलैप्स कर जाती है, मार्केट अगर गिर जाती है तो हमें भी इसमें लॉस हो सकता है। दूसरा जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इन्वेस्टिंग जो है कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव का मतलब है कि अगर हमें किसी से एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना है, या अगर हमें खुद को एजुकेट करना है, तो उसके लिए मुझे पहले फंड इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ पहले पैसा लगाना पड़ेगा, या मुझे एक्सपर्ट को पैसा देना पड़ेगा, तो ये एक्सपेंसिव है। और एक और जो डिसएडवांटेज है कि सर इसमें हमें लिक्विडिटी नहीं होती। अगर हमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो जाए कैश की, अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो जाए अगर हमें फंड्स की, तो कई ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान्स है जहां पर लॉक इन होता है। लॉक इन का मतलब है कुछ ऐसा समय जिस समय तक हम पैसे को निकाल नहीं सकते। तो उस समय ये कई इन्वेस्टमेंट में ये 2 साल होता है, कई इन्वेस्टमेंट में ये 3 साल होता है, कई इन्वेस्टमेंट में ये 5 साल होता है, डिपेंडिंग अपॉन कैसे आपको इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर मिल रहा है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इन्वेस्टिंग की। आगे अगर हम चर्चा करें तो मैं सेविंग से स्टार्ट करता हूं। एक बहुत बड़े हमारे इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट, जिनके बारे में सब जानते हैं। इनकी 11,000 करोड़
यूएस डॉलर में इनकी नेटवर्थ है और वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट मैन भी रह चुके हैं। ये सेविंग के बारे में बोलते हैं कि सेविंग एक कला है, सेविंग एक आर्ट है और ये हर किसी को नहीं आता। ये सेविंग करने के लिए हमें बेसिकली देखना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, अपने सारी इनकम में से पहले एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, जो बच जाता है वो सेविंग करते हैं। ये कहते हैं डू नॉट से व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। तो वॉरेन बफेट का ये कहना है कि आप पहले सेव करें और उसके बाद आप उसको एक्सपेंसेस में डालें, जबकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि हम उल्टा चलते हैं। पहले हम एक्सपेंसेस अपने सारे के सारे पूरे करते हैं और उसके बाद जो पैसा बच जाता है तब हम सोचते हैं, मतलब हम इसको लास्ट रिजॉर्ट रखते हैं। तो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है सेविंग के बारे में वो ये है कि आपको एक अपना टोटल इनकम का एक पेपर लेना पड़ेगा और उस पेपर पे आपको अपनी टोटल इनकम लिखनी पड़ेगी। जब मैं बोलता हूं टोटल इनकम तो इसमें सारी इनकम इंक्लूड हो जाती है, चाहे वो इनकम आपको सैलरी से आती है, चाहे वो इनकम आपको रेंट से आती है, चाहे वो इनकम आपको बिजनेस से आती है या किसी और अदर तरीके से आती है। वो सारी इनकम को आप एक पेपर पे लिख लीजिए जो आपको आती है। दूसरी चीज, आप जितने भी आपके फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, देखिए फिक्स्ड एक्सपेंसेस का मतलब है जो होंगे ही होंगे, जैसे रेंट हो गया, जैसे आपकी फीस हो गई, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की फीस एक फिक्स्ड एक्सपेंस है। ये सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस। और वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जैसे मोबाइल बिल है, जैसे फूड है, ग्रोसरी आइटम्स हैं, ये सब वेरिएबल आइटम्स हैं। तो आपके जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं और वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो सारे एक जगह पर लिख लीजिए। टोटल इनकम में से जब आप अपने फिक्स और वेरिएबल एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो जो भी आपके पास बचेगा दैट इज योर सेविंग। अब अगर आपके पास कोई अमाउंट नहीं बचता, अगर आपकी टोटल जो इनकम है उसमें से जब आप एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो कोई भी अमाउंट अगर नहीं बचता या अगर बहुत कम अमाउंट बचता है तो फिर हमें अपने एक्सपेंसेस को देखना पड़ेगा, हमें अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा। बिकॉज सेविंग किए बिना हम अपनी फ्यूचर कंटिजेंसीज, सेविंग किए बिना हम अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते। तो एक नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं कि सर हमें कैसे करना है। हमें एक बजट प्रिपेयर करना है विच इज ऑलवेज एडवाइज्ड। कई सारे लोग बजट इसलिए नहीं बनाते कि ये एक टीडियस जॉब है, इसमें बहुत समय लगता है, सारी इनकम लिखो, सारे एक्सपेंडिचर्स लिखो। लेकिन जब तक आपको आपके एक्सपेंसेस के बारे में नॉलेज नहीं होगी तब तक आप उनको मॉनिटर नहीं कर सकते, आप उनको कम नहीं कर सकते। कई सारे लोगों को तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है कि उनको ये ही नहीं पता होता कि उनकी इनकम एक्चुअली जा कहाँ रही है, उनके कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। तो अगर हम एक्सपेंसेस को कट डाउन करना चाहते हैं, अगर हम एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ पे एक्सपेंसेस करते हैं और अकॉर्डिंगली फिर हम उसको कट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक बजट बनाना चाहिए और हमें एलोकेशन कर देना चाहिए। हमें देख लेना चाहिए कि हम ग्रोसरी पे कितना स्पेंड करेंगे, हम फूड आइटम्स पे कितना स्पेंड करेंगे, हम अगर बाहर जाना चाहते हैं ट्रैवल के लिए तो हम उस पे कितना स्पेंड करेंगे और अलग अलग आइटम्स पे हम कितना स्पेंड करेंगे। सो वी हैव टू एलोकेट अ बजट। और हमें पूरे महीने में कोशिश करनी है कि हम उस बजट को ध्यानपूर्वक हम उसको फॉलो करें। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम बजट्स बना तो लेते हैं लेकिन बजट को अल्टीमेटली फॉलो नहीं करते और बजट को कई एक्सीड कर जाते हैं। तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम सेविंग को इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर हम सेविंग के अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक ये है कि जब हम बजट प्रिपेयर करते हैं तो सर कहीं हम ऐसा तो नहीं करते कि हम मिजरेबली जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट नहीं है और किसको कट डाउन किया जा सकता है। विल स्मिथ की एक बहुत अच्छी कोटेशन है कि कई लोग इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं उन चीज़ों को खरीदने के लिए जो वो बिल्कुल नहीं चाहते, उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिनको वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम अपनी जो अर्निंग है, अपनी जो इनकम है उसको यूजलेस स्पेंड कर रहे हैं। तो हमें बजट एलोकेट करते वक्त थोड़ा रियलिस्टिक रहना पड़ेगा, थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि सर हम अनरियलिस्टिक ना हो जाएं, क्योंकि हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो फुलफिल होनी ही चाहिए। आप मिजरेबली जी कर सेविंग कर रहे हैं, इसका भी कोई खास फायदा नहीं है।
आगे हम बात करते हैं कि हम एक्सपेंसेस को कैसे कट कर सकते हैं। हम कई सारी चीज़ों को देख सकते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हम मार्केट में जाते हैं और बहुत सारी आइटम्स हमारे सामने होती हैं, तो उसमें से फिर हमें कई बार हमारा मन कर आता है कि हम ये भी इंपॉर्टेंट आइटम है, ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें। ऑनलाइन परचेज करने में क्या फ़ायदा है कि हम एक फोकस रहते हैं और हम अपनी जो डील्स हैं हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, तो इससे हम पैसा सेव कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि हम अपने ट्रैवल को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम अननेसेसरी ट्रैवल कर रहे हैं, अगर हम घूमने में बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं, तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम बहुत बड़े घर में रह रहे हैं और इससे छोटे में भी रहा जा सकता है, तो हम एक छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो सकते हैं। या हम एक्सपेंसिव प्लेसेस को हम अवॉइड कर सकते हैं। मॉल्स में जाना हम अवॉइड करके हम लोकल मार्केट में जा सकते हैं। अननेसेसरी जो सब्सक्रिप्शन ले रखी हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते, इंटरनेट की सब्सक्रिप्शन हो सकती हैं या कुछ और आपकी सब्सक्रिप्शन हो सकती हैं, हम उनको भी रिड्यूस कर सकते हैं। और हम अपने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हम उसको यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ पर्सनल व्हीकल, जिसके अंदर आपको आजकल क्योंकि फ्यूल भी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, तो अगर हम इन ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं, तो ये ऑप्शंस को अवेल करके हमें अपनी जो एक्सपेंसेस हैं उनको रिड्यूस करना चाहिए और अपनी सेविंग को एनहांस करना चाहिए। इसके बाद आइए ज़रा एक बार हम बात करते हैं कि जो सेविंग है उसका जो पर्पस है वो हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमें अपने शॉर्ट टर्म गोल्स पहले से ही आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें वो जो सेविंग का अमाउंट है वो बाइफिकेट करना पड़ेगा। बाइफिकेशन का मतलब है आप कितना अमाउंट वेकेशन के लिए सेव करना चाहते हैं, कितना अमाउंट आप अपनी एजुकेशन के लिए सेव करना चाहते हैं, कितना अमाउंट आप फ्यूचर कंटिजेंसी के लिए सेव करना चाहते हैं, कितनी आपकी कैश रिक्वायरमेंट है, आपकी मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप कितना सेव करना चाहते हैं। तो ये पहले से ही आप आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसको अकॉर्डिंगली बाइफर्केट कीजिए। इससे एक फायदा होता है कि हम मेस नहीं करते, हम किसी चीज़ को आपस में कंफ्यूज नहीं करते। तो जब हमारे पास ऑलरेडी शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे, तो 3 इयर्स तक के अगर कोई हमारे गोल्स हैं, अगर हमें कोई एसेट परचेज करना है, हेल्थ के लिए है, फ्यूचर कंटिजेंसी, ये अक्सर ये कहा जाता है कि हमें जो भी सेविंग करनी चाहिए एटलीस्ट 3 मंथ्स की जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं। जैसे अगर मेरी इनकम है मान ली 50,000 और मेरे एक्सपेंसेस हैं 30,000, तो 30 इंटू 3 दैट इज 90,000 रुपीज़ की सेविंग्स तो एटलीस्ट मेरे पास होनी चाहिए कि अगर कल को मेरी जॉब चली जाए तो मैं कैसे अपनी फैमिली को फीड करूंगा। तो उसके लिए मेरे पास 3 महीने के रिजर्व्स जो भी मेरे एक्सपेंसेस हैं उनके रिजर्व्स फ्यूचर कंटिजेंसी के लिए ऑलवेज अवेलेबल होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि सर हम जब सेविंग करें तो हम कैसे ऑप्शंस को चूज करें, हम कैसे ऑप्शंस को अवेल करें। 3 बातों का सबसे इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर जब भी हम सेविंग की ऑप्शन तो वो हाईली लिक्विड होनी चाहिए। हाईली लिक्विड का मतलब है या तो वो कैश होनी चाहिए या इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश होनी चाहिए। वो कोई ऐसी आइटम नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर अगर हमने पैसा लगा दिया तो उसको कैश में कन्वर्ट करने में दिक्कत आए। दूसरा इंपॉर्टेंट कि वो रिस्क फ्री होनी चाहिए। सेविंग के अंदर हम पैसा ऐसा नहीं लगा सकते कि हम अपना पैसे को वी कैन नॉट ड्रेन आउट अवर मनी फॉर सेविंग। हाई रिटर्न्स के चक्कर में हम हाई रिस्क नहीं ले सकते। और सेविंग करते वक्त हमें तीसरा जो ऑप्शन ध्यान में रखना चाहिए वो है फिक्स्ड रिटर्न्स, कि इस ऑप्शंस के अंदर से हमें फिक्स रिटर्न आना चाहिए। जैसे एफडीज होती हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं, तो हमें फिक्स रिटर्न आता है, तो हमें ऐसी ऑप्शंस को सेविंग के लिए चूज करना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल हैं सेविंग के लिए। पहला ऑप्शन है कैश, दूसरा ऑप्शन है बैंक, तीसरा ऑप्शन है गोल्ड, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हेल्थ भी आजकल आप जैसे देख रहे हैं कि जो हमारा हेल्थ एनवायरनमेंट है बहुत आजकल वॉलेटाइल है और इसके लिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो पहले से अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो वी कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। वो जो पैसा हम उसमें स्पेंड करेंगे लेटर ऑन हॉस्पिटल्स या बिल्स में, हम जो पैसा स्पेंड करेंगे वो हम इंश्योरेंस के थ्रू हम उसको कम कम करके उस अपनी सेविंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं। कैश के अंदर पैसा रखना बहुत ज़्यादा एडवाइसेबल नहीं होता। कैश हमें एक जितना हमें रिक्वायर्ड है हमें सिर्फ उतना मेंटेन करके रखना चाहिए। उसके अलावा जो पैसा है वो बैंक में डिपॉजिट करके रखना चाहिए। रीज़न बिहाइंड कि बैंक के ऊपर हमें एक रिटर्न मिलता है, कैश के ऊपर हमें कोई भी रिटर्न नहीं मिलता। ऑल्दो जो बैंक का रिटर्न होता है वो इन्फ्लेशन रेट से कम होता है, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना पैसा कैश में रखें और उसकी वैल्यू जो है ओवर द टाइम कम हो जाए। फिर हम आगे बात करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं सेविंग का।
हमने सेविंग के सारे सिनेरियोस पढ़ लिए। अब हम एक सेविंग का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स और उनकी एज 30 ईयर है और वो हर महीना 20,000 रुपीज सेव करते हैं और एक साल में 2,40,000 सेव करते हैं। तो अगर वो 20 साल तक सेविंग करें तो वो कितना पैसा सेव कर पाएंगे? वो सिर्फ 48 लाख रुपीज सेव कर पाएंगे। यहां पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो कैश सेव कर रहे हैं और 0 इंटरेस्ट रेट है, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पर हम ये मानकर चलते हैं कि सर मिस्टर एक्स जो हैं वो 20,000 रुपीज पर मंथ किसी पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर उनको 12% इंटरेस्ट रेट मिलता है, और अगर वो 20 साल तक इस प्रैक्टिस को चलाते हैं तो जब वो 50 साल के हो जाएंगे तो उनको ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपीज मिल जाएंगे। तो आप देखिए, जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो सेविंग कभी भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर हमने सेविंग किया 20 साल तो हमने 48 लाख रुपीस ही जोड़े, और अगर हमने इन्वेस्टिंग किया तो हमने ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपीस जोड़ दिए, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो जब भी हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से या लॉन्ग टर्म इंटेंशन से जब हम इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो हमें इन्वेस्टिंग को ही सोचना चाहिए और सेविंग को नहीं सोचना चाहिए। अब थोड़ी सी इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। वॉरेन बफेट का एक बहुत अच्छा कोट है कि जब हम इन्वेस्टिंग करें तो हमारा जो पर्पस है वो ये होना चाहिए कि हमें एक पैसिव इनकम क्रिएट करनी है। सो ही से दैट इफ यू डू नॉट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू आर स्लीप, सो यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। तो अगर आप सोते सोते इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब है एक ऐसी इनकम जो आपने पैसा लगा दिया और जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है, एक ऑटोमेशन मोड पे है। तो अलॉन्ग विद माय रेगुलर इनकम मेरे पास एक्टिव इनकम के साथ मेरे पास कुछ पैसिव इनकम भी होनी चाहिए, और वो पैसिव इनकम इन्वेस्टमेंट से ही आ सकती है। इन्वेस्टमेंट का पर्पस, जैसे मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट का पर्पस हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब है 5 इयर्स और मोर। तो अगर आप वेकेशन प्लान कर रहे हैं, अगर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो इस पर्पस के लिए आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए किया जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपनी लॉन्ग टर्म और अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें सेविंग करनी है, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें इन्वेस्टिंग करनी है। इन्वेस्टिंग के अगर हम ऑप्शंस की चर्चा करें तो इन्वेस्टिंग के ऑप्शन में सबसे पहला है लेवल ऑफ रिस्क। देखिए, मैंने आपको बताया क्योंकि इन्वेस्टिंग के अंदर जो रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहां पर रिस्क भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो एक इन्वेस्टर को रिस्क उठाने से पहले सोचना चाहिए कि वो कितना रिस्क ले सकता है। और कई जगह पर, कई बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है कि ये जो रिस्क होता है ना, ये बाय द एज होता है, कि एज इज़ अ फैक्टर ऑफ टेकिंग द रिस्क। अगर आप यंग हैं तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, अगर आप एजड हैं तो आप कम रिस्क ले सकते हैं। बिकॉज अगर हमें कल को लॉसेस भी हो जाते हैं और अगर हम यंग हैं तो हम उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओवरकम कर सकते हैं, उन लॉसेस को ओवरकम कर सकते हैं। अगर हम एजड हैं तो हम उसके अंदर उसको ओवरकम भी नहीं कर पाएंगे और हमारे पास वी हैव लेस टाइम फॉर द रिटायरमेंट एंड अदर थिंग्स। तो हमें अपना जो रिस्क है वो अकॉर्डिंगली, एज के अकॉर्डिंग हमें देखना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो इन्वेस्टिंग करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। जब मैं बोलता हूँ इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एग्रेसिवली किसी एक सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट कर दें, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखकर और थोड़ा सा मार्केट को समझकर और किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेकर हमें बहुत न्यूट्रली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम इन्वेस्टमेंट का कोई ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट भी आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि मैं किस पर्पस के लिए, जैसे अगर मैं रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूं तो रिटायरमेंट कितने टाइम में आ जाएगी और मुझे कितना फंड चाहिए होगा उस समय पर, या अगर मैं एक घर परचेज करना चाहता हूं तो मुझे कितने टाइम में वो घर परचेज करना है और मुझे कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये सारी रिक्वायरमेंट्स मुझे पहले ही आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी और उसको आइडेंटिफाई करने के साथ ही फिर हम सिक्योरिटीज को इन्वेस्ट कर सकते हैं।
और सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है जब आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें तब आप सारा का सारा पैसा एक ही जगह पर इन्वेस्ट ना कर दें। ऐसा ना हो कि आप सारा पैसा इक्विटी में डाल दें, या ऐसा ही ना हो आप सारा का सारा पैसा डिबेंचर्स में डाल दें, या बॉन्ड्स में डाल दें, या हेज फंड्स में डाल दें, या म्यूचुअल फंड्स में डाल दें। आप बाइफर्केट करें, आप उसको डाइवर्सिफाई करें। कुछ पैसा आप ऐसे उसमें डालिए जिसमें आपको हाई रिस्क है और हाई रिटर्न्स हैं। कुछ पैसा आप ऐसे में डालिए जिसमें आपको लो रिस्क है और लो रिटर्न्स हैं। कुछ पैसा आप फिक्स्ड में डालिए, कुछ पैसा आप वेरिएबल्स में डालिए। तो आपको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, और ये डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए आपको पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर एजुकेशन लेना पड़ेगा। और अगर आप एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते तो आप किसी एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं, किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन्वेस्टिंग के कि हम कहां कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग करने के लिए हमारे पास है रियल एस्टेट और बॉन्ड्स, हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, आपकी एसेट्स एलोकेशन, स्टॉक ब्रोकर। आप ये सारे ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं और यहां पर आप अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कुछ टिप्स की बात करूंगा। इन्वेस्टिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। इन्वेस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है और सेविंग भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए सेविंग इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। हमें दोनों ही साइमल्टेनियसली करना है, दोनों ही एक साथ करना है, क्योंकि हर व्यक्ति की दोनों तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। तो अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात है कि जब हम इन्वेस्ट करने के लिए जाएं तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा और हमें राइट मोड को चूज करना पड़ेगा, राइट इन्वेस्टमेंट को चूज करना पड़ेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें एक फाइनेंशियल प्लानर की जरूरत होगी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम हर चीज के अंदर एक्सपर्ट नहीं हो सकते, हर चीज के अंदर हमें नॉलेज हो या हर चीज के अंदर हमें अच्छी हमारी कमांड हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आपके पास एजुकेशन है, अगर आपके पास नॉलेज है, वेल एंड गुड। अगर आपके पास नहीं है, डोंट हेसिटेट टू अप्रोच अ फाइनेंशियल प्लानर जो आपकी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है दैट डू नॉट फॉरगेट टू इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू योर पे स्केल। जैसे जैसे आपका पे स्केल इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो इन्वेस्टमेंट प्लान एक बना लिया है आप उसी को स्टिक करें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू इंक्रीज, और उसके बाद ऐसा ना हो कि आप सेविंग बिल्कुल भी ना करें या इन्वेस्टिंग बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट अपनी सेविंग की फुलफिल करें। हमें पहले अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को कैटर करना चाहिए, सबसे पहले शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए। लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हमें बाद में आना चाहिए। तो वंस वी आर ओवर विद अवर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, हमें शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफिल हो रही हैं, फिर हमें लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स की तरफ जाना चाहिए। ये सारे टिप्स, ये सारे जो भी मैंने आपके साथ शेयर किए सेविंग और इन्वेस्टिंग को लेकर, आई होप ये सब आपको यूजफुल होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।